नमस्कार साथियों, टेस्ट दर्पण में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो इंडिया और चाइना के बीच में जो सीमा निर्धारित की गई है, मैक-मोहन लाइन। अब मैक-मोहन लाइन को चाइना नहीं मानता है। आखिर क्या रीजन है ना मानने का उसका, और ये किसके किसके बीच में निर्धारित किया गया था, और ये दोस्तों कब निर्धारित किया गया था, इसको हम लोग पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपना टॉपिक क्या है? मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन लाइन। अब देखिए दोस्तों, मैक-मोहन लाइन जो है, मैक-मोहन लाइन जो है ये 1914 में, अब देखिए, अब 1914 का जब टाइम था तो अपना देश उतने समय क्या था बताइए? अपना देश उतने समय गुलाम था, यानी अंग्रेज हमारे देश पे शासन कर रहे थे। तो 1914 में अपने देश में कौन था? ब्रिटिश सरकार। ठीक है, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार। उसके बाद से 1914 में दोस्तों चाइना, जो तिब्बत है, तिब्बत एक अलग राष्ट्र था, चाइना एक अलग राष्ट्र था, तिब्बत भी एक अलग राष्ट्र था। ठीक है, तो 1914 में ब्रिटिश सरकार और तिब्बत शासन के बीच में, यानी तिब्बत सरकार के बीच में, तिब्बत सरकार के बीच में निर्धारित किया गया था दोस्तों मैक-मोहन लाइन। ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करिए। मैक-मोहन लाइन यानी 1914 में हुआ था शिमला समझौता। ठीक, 1914 में हुआ था शिमला समझौता। इसी समझौते में दोस्तों ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश भारत सरकार और तिब्बत सरकार के बीच में यह समझौता हुआ था मैक-मोहन लाइन को लेकर के। खैर, इस बैठक में चाइना भी शामिल था, इस बैठक में दोस्तों चीन भी शामिल था। अब ये ब्रिटिश सरकार, तिब्बत सरकार और चाइना का जो प्रशासन था, इन तीनों ने शिमला समझौते पे सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर किया था, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं दोस्तों, हस्ताक्षर किया था। यानी ये कहा गया था कि जो मैक-मोहन रेखा है, मैक-मोहन लाइन जो है, वो तिब्बत और भारत का जो बीच का रास्ता, यानी बीच का जो सीमा है, इन दोनों को निर्धारित करता है, तिब्बत और भारत को। और एक कौन किया था? उतने समय अंग्रेज का ही अधिकारी था, यानी ब्रिटिश सरकार का ही अधिकारी था दोस्तों, विदेश सचिव था, जिसका नाम था सर हेनरी मैक-मोहन। इसी के नाम पे मैक-मोहन रेखा रख दिया गया, क्योंकि उतने टाइम विदेश सचिव था और इसी की देख रेख में दोस्तों ये निर्धारित किया गया था 1914 में। अब ये ब्रिटिश सरकार, तिब्बत, चाइना तो हस्ताक्षर किए थे, लेकिन चाइना इस पे खुल करके पूरी तरह से बात नहीं किया। अब देखिए आगे समझिए, अब आगे क्या है आगे समझिए। 1914 में दोस्तों, 1914 में तिब्बत के 13वें दलाई लामा, 13वें दलाई लामा, ध्यान से समझिए, 13वें दलाई लामा तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। दोस्तों तिब्बत को जब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया तब तो चाइना कुछ नहीं बोला, चाइना कुछ नहीं बोला। और 40 साल के बाद यानी 1950 में जब चाइना में सत्ता परिवर्तन हुआ और आई कौन? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट का विचारधारा ही है दोस्तों, कम्युनिस्ट का विचारधारा ही है कि विस्तारवादी नीति, विस्तारवादी नीति का मतलब क्या होता है? यानी बहुत ज्यादा विस्तार करना। ठीक है, दूसरे जमीन को हड़प लेना। तो 1951 में, अब देखिए यहाँ पे पेज फंसेगा जब, 1951 में चाइना की सरकार अपने हजारों सैनिकों को लेकर के तिब्बत में घुस गए और लगभग 8 महीने तक यहाँ पे अत्याचार करती रही और पूरी तरह से तिब्बत जो प्रशासन था उसको मजबूर करके 13वें दलाई लामा से 13वीं सूत्री दलाई लामा से 13 सूत्री पेपर पर सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर करवाया कौन? चाइना ने। अच्छा, 1951 में करवाया था। 1951 में जबरदस्ती 13वें दलाई लामा से 14 सूत्री पेपर पे इन्होंने हस्ताक्षर करवाया था। 13 नहीं है, 14 है, 14 सूत्री पे इन्होंने हस्ताक्षर करवाया था। लेकिन 13वें दलाई लामा इसको कभी मान्य नहीं किए
उन्होंने ये बात कहा था, स्वीकार भी किया था कि जबरदस्ती हमसे सिग्नेचर करवाई गई। अब ये दोस्तों 1951 में चलता रहा, धीरे धीरे अत्याचार, विस्तारवादी नीति, भाई कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब ही था विस्तारवादी नीति। धीरे धीरे ये कहीं न कहीं दबाव बढ़ाता गया तिब्बत में। जब 1955 आया, 1951 से 1955 आ गया, अब 55 पे आ जाइए। 1955 में जब तिब्बत वालों का थोड़ा असहज महसूस होने लगा, दिक्कत महसूस होने लगा, उसके बाद से चाइना के प्रति पूरी तरह से बगावत छेड़ दिया इन्होंने। तिब्बत वालों ने चाइना के प्रति खोल दिया, यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, तिब्बत के लोगों ने पूरी तरह से 1955 में बगावत कर दिया, हिंसा कर दिया। उसके बाद से दोस्तों ये हिंसा 4 साल तक चलता रहा और बहुत सैनिक यानी तिब्बती सैनिक भी इसमें मारे गए थे। 1955 से आ गया 1959, यानी ये 4 साल तक चलता रहा, क्या चलता रहा, हिंसा चलता रहा तिब्बत में चाइना के खिलाफ। 1959 में चाइना ने ऐलान कर दिया जो 13वें दलाई लामा हो उनको अब गिरफ्तार किया जाएगा। दोस्तों इसी के डर के मारे 13वें दलाई लामा अपने आवास से जो तिब्बत की राजधानी ल्हासा आए, ल्हासा से वो इंडिया में आ गए। इंडिया में जब आए दोस्तों तो यह बात चाइना को पता चल गया और देखिए चाइना को जब यह बात पता चला और 1962 में इंडिया चाइना वार जो हुआ था दोस्तों, कहीं न कहीं कहा जाता है 1962 को जो इंडिया चाइना वार हुआ था उसको 14वें दलाई लामा जो थे, 14वें देखिए 13वें 1959 में 14वें दलाई लामा बन गए थे, नया बन गए थे। जैसे उन्होंने नया बना तभी से बगावत ज्यादा भिड़ गया। उसके बाद से चाइना कहा कि इनको गिरफ्तार करेंगे। 14वें दलाई लामा भारत भाग करके आए थे, यानी चाइना का कहना था भारत को शरण नहीं देना चाहिए था 14वें दलाई लामा को। कहीं न कहीं 1962 का ये भी एक रीजन था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या पता चला कि मैकमोहन रेखा जो है वो चाइना से कभी नहीं समझौता हुआ था, तिब्बत और भारत से हुआ था 1914 में। 1914 में ही तिब्बत सरकार जो थी तिब्बत को पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित कर दिया। 40 साल तक चाइना कुछ नहीं बोला। 1950 में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ चाइना में, यानी आई कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब ही यही था, उसके दिमाग में उसकी नीति यही था कि विस्तारवादी नीति का मतलब ज्यादा फैलाव करना। वो तो इंडिया भी कहता है लद्दाख, उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश, भूटान को भी कहता है हमारा है, यानी 5 उंगली बताता है, वो किया। 1951 में लगभग हजारों सैनिकों को लेकर के चाइना तिब्बत में घुसा, काफी अत्याचार किया, 7-8 महीने तक बगावत चलता रहा। उसके बाद से जबरदस्ती 14वें सूत्री जो सिग्नेचर था, पेपर पे था, उन्होंने सिग्नेचर करवाया किस 13वें दलाई लामा से। 13वें दलाई लामा यह है कि इन्होंने कभी मान्य नहीं किया, उन्होंने कहा कि जबरदस्ती करवाया गया था। उसके बाद से दोस्तों ये हिंसा धीरे धीरे बढ़ता गया। 1955 में तिब्बत वालों ने पूरी तरह से बगावत छेड़ दिया, किसके खिलाफ, चाइना के खिलाफ, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी। अब 4 साल के बाद 1959 जब आया, चाइना ने ऐलान कर दिया कि पूरी तरह से तिब्बत पे कब्जा करो और 14वें दलाई लामा को गिरफ्तार करो। 14वें दलाई लामा वहां से निकल करके इंडिया में शरण ले लिया। और अगर देखेंगे तो 14वें दलाई लामा जो है प्रेजेंट में वो भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह करके तिब्बत सरकार चलाते हैं। आगे तक का दोस्तों अब क्या होता है तिब्बत के बारे में वो तो आने वाला समय ही बताएगा। आई होप आपको पता चल गया होगा मैकमोहन रेखा कब डिसाइड किया गया, कब डिसाइड किया गया। अच्छा हाँ, एक पॉइंट तो हमने भूल ही गया दोस्तों कि जब ये पूरी तरह से 1959 में जब चाइना ने पूरी तरह से अधिकार कर लिया तिब्बत पे, तब जाकर के विवाद शुरू हुआ किसके बीच, इंडिया और चाइना के बीच में। क्योंकि यही तो मसला है, 1959 में जब तिब्बत पर अधिकार कर लिया चाइना, तो चाइना कहने लगा कि देखो मेरे भाई, जो अरुणाचल प्रदेश है वो तिब्बत का दक्षिणी भाग है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया। अब तिब्बत हमारे कब्जे में है तो तिब्बत का क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, तो मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश भी तो मेरा है क्योंकि तिब्बत का एरिया लगता है। इसलिए बकलोल कहता है चाइना। खतरनाक है, कितना उल्टा सीधा सोचता है। अरे तुम हल्के में ले रहे हो, इंडिया वाले इतना पीटेंगे तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश को इसलिए वो कहता है कि तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है, तिब्बत हमारे हिस्से में है तो अरुणाचल प्रदेश भी हमारा हिस्सा है।
ठीक है। 4000 किलोमीटर का एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, यानी ये टोटल जो है 4000 किलोमीटर का एरिया है अरुणाचल प्रदेश का। ये पूरी तरह से इंडिया मानता है और मैकमोहन रेखा को भी इंडिया पूरी तरह से मानता है। लेकिन चाइना जो है मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है। वो कहता है अरुणाचल प्रदेश जो है वो 2000 किलोमीटर का ही मात्र इंडिया का है, बाकी ये तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है। यानी मैकमोहन रेखा को चाइना पूरी तरह से गलत ठहराता है। अब आपको पूरी तरह से कंप्लीट पता चल गया होगा। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन हो आपको तो आप जरूर कमेंट करें। अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।